ठीक। सबसे पहले आज का जो न्यूज़ है वो बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनना, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे। भारत ने आर्कटिक जब लिखते हैं, भारत ने आर्कटिक के लिए अपना पहला शीतकालीन अभियान शुरू किया है। ठीक है, पहला न्यूज़ था, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और सभी जिलों में, यूपी के सभी जिलों में पुलिस व्हाट्सएप चैनल को लॉन्च किया गया है यूपी के सभी जिलों में। तो यूपी पीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। एसबीआई जो सबसे बड़ा इंडिया का बैंक है कैपिटलाइजेशन के मामले में, उसने बाजार मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो 5 ट्रिलियन का आंकड़ा, 5 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। तो याद रखना कितना, 5 ट्रिलियन। नेक्स्ट न्यूज है आईएनएस शिवाजी। इंडियन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताना। आईएनएस शिवाजी को दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय चौधरी का वीर चक्र मिला है, आईएनएस शिवाजी को। नेक्स्ट है CFRMS पोर्टल पर वित्तीय धोखाधड़ी की 10 लाख घटनाएं दर्ज की गई हैं। यानी फाइनेंशियल फ्रॉड जो होता है उसकी 10 लाख घटनाएं उस पर दर्ज की गई हैं। उसके बाद 20 जो दिसंबर है वो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस है, यानी इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडरिटी डे, जो कि 20 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस का उद्देश्य होता है वैश्विक एकजुटता, यानी कि ग्लोबल यूनिटी को बढ़ाना, ग्लोबल यूनिटी को बढ़ावा देना, साथ साथ भूखमरी, गरीबी और बीमारी से साथ साथ लड़ना, एक साथ इंटीग्रेट होके। और 2023 का जो आज का जो दिन है, इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडरिटी डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, उसका आज का विषय है, थीम है एडवोकेट फॉर चेंज। एडवोकेट फॉर चेंज, प्लीज इसको लिखिएगा, हम पूछेंगे। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन, इसी से रिलेटेड था जो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस है, इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 22 दिसंबर 2005 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। कब? 22 दिसंबर 2005 को। नेक्स्ट है, यह एकजुटता की संस्कृति को, यानी कि जो हमारा पूरे अर्थ को हम एक फैमिली के रूप में देखते हैं, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी यूनिटी को बढ़ावा देता है, और साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में हमारे यूनिटी के महत्व के बारे में भी बताता है कि कैसे हम एक साथ होकर के इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। उसके बाद एसबीआई ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन आंकड़े का मतलब आंकड़े को टच किया है, 5 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े को। भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता है, यानी सबसे बड़ा अगर मतलब लैंडर है एक तरह से, जो हमें ऋण देता है, वो स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक है, और इसने बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा छुआ है। तो बैंक के जो शेयर हैं, बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लगभग 3% की बढ़त के साथ लगभग 574.65 रुपये, और इस तरह से बढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। कंपनियों की ओवरऑल मार्केट कैप रैंकिंग में, हर एक कंपनी का मार्केट कैप होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग होती है, उसमें एसबीआई फिलहाल 7वें स्थान पे है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजार पूंजीकरण के मामले में एसबीआई 7वें स्थान पे है फिलहाल, अभी के समय में, करेंट न्यूज की बात करें तो। और एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश खारा। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज है जो हमने बताया अभी, आईएनएस शिवाजी को दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय चौधरी, राइट डाउन द नेम, बेनोय चौधरी का वीर चक्र मिला है। किसको? आईएनएस शिवाजी को। आईएनएस शिवाजी को, इसमें पहला न्यूज है, आईएनएस शिवाजी को दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय राय, पूरा नाम है बेनोय राय चौधरी, को दिया गया वीर चक्र मिला है। शिवाजी को ये पदक मिला है। वाइस एडमिरल जो चौधरी हैं, उन्होंने वीरता का प्रदर्शन करते हुए 1971 में 1971
जो वार हुआ था 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसमें उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया था, अपना वीरता दिखाया था। उन्होंने असाधारण तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए समुद्र में रहते हुए आईएनएस विक्रांत के बायलोरों की अभिनव मरम्मत की थी। उसी के दौरान, मतलब जब युद्ध चल रहा था उसी समय, युद्ध के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें यह वीर चक्र प्राप्त हुआ है। एक कंपनी है साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, साइबर इसका पूरा फुल फॉर्म आप लोग लिखना, देखना कहाँ है, पूरा खोजना थोड़ा। CFCFRMS पोर्टल पर, ये पोर्टल है एक CFCFRMS पोर्टल पर, कैपिटल में लिखना सर। पोर्टल पर वित्तीय धोखाधड़ी की जो मामले हैं, लगभग 10 लाख घटनाएं अब तक दर्ज हो चुकी हैं। बहुत सोचने वाली बात है। इस साल अब तक सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो CFCFRMS का फुल फॉर्म क्या है, राइट डाउन कीजिए। सिटीजन, सिटीजन लिखो, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, लिख लिया? फिर से रिपीट कर देते हैं, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर वित्तीय धोखाधड़ी की 10 लाख से ज्यादा घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। 2021 में CFCFRMS की शुरुआत के बाद से, ये जो CFCFRMS ये जो सिस्टम है, इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। कब ये रेगुलेशन में आया था? 2021 में। उसकी शुरुआत के बाद से 4 लाख से अधिक घटनाओं में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई गई है। 1,000 करोड़ से अधिक का राशि बचाया गया है, ये जब से काम करना, रेगुलेट करना शुरू किया है अपने आप को। ऑनलाइन साइबर घटनाओं को दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री नंबर चालू किया गया है, जो कि है 1930 किसी भी तरह की साइबर घटना होती है, साइबर फ्रॉड होता है, तो 1930 ये आपका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। एक न्यूज है नया, जो कि डॉक्टर नितिन मोहन लाल को प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नितिन मोहन लाल को अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, ये चिकित्सक है और जीवन प्रशिक्षक यानी लाइफ कोच है एक तरह से। डॉक्टर नितिन मोहन लाल को उपचार और एक तरह से आपका उपचार और व्यक्तिगत विकास में उनके योगदान को मान्यता देते हुए मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। इन्होंने, डॉक्टर लाल ने अपने पाठ्यक्रमों, सेमिनारों और परामर्श सेवाओं और पुस्तकों के माध्यम से 1 लाख से अधिक व्यक्तियों को सशक्त बनाया है। यह वह विशेष रूप से चिकित्सकों को वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन करने में रुचि रखते हैं। और बस ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये पूछेगा कि ये क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट है यानी मनोवैज्ञानिक है, चिकित्सक है और लाइफ कोच है, जीवन प्रशिक्षक है। बस इतना याद रखिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हाँ बोलो श्रेया। मैम एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए ना। इनका नाम है डॉक्टर नितिन मोहन लाल। इनको अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ब्रैकेट में लिख लेना मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, जीवन प्रशिक्षक, बस इतना लिखना है क्योंकि इतना ही टर्म इंपॉर्टेंट है। और जो आज का न्यूज़ था उसमें हम लोगों ने देखा है कि तमिलनाडु में जो बाढ़ आई है उसमें क्या हुआ है, लगभग मतलब जितना पूरे तमिलनाडु में एक सीजन में बारिश होता है वो लगभग वो 1 और 2 दिन में हो गया है। वहाँ पे बारिश कितनी होती है, 700 700 मिलीमीटर बारिश होती है एक साल में, एक सीजन में। बट क्या हुआ है अभी 2 दिनों के अंदर, 1 से 2 दिनों के अंदर यहाँ जो बारिश हुई है लगभग 932 मिलीमीटर बारिश हो गई है 24 घंटे के अंदर। 2 दिन भी छोड़ दो, 24 घंटे के अंदर बारिश हुई है
और ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी वजह से क्या हुआ है, वहाँ पे बहुत लोगों की मौत हो गई है, ऑलमोस्ट 10 जो है ना डेड हो गए हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर, और बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू हटाया गया है, दूसरे जगहों पे विस्थापित किया गया है। इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सभी संस्थानों ने अपनी भूमिका निभाई है। कैसे निभाते हैं आप लोग को भी पता है। इसमें ये बताया गया है कि इस तरह की जो घटना हुई थी 1871 में हुई थी, 1871, यानी कि 1871 में इस तरह की घटना हुई थी। उसके बाद से ये घटना पहली बार इस तरह की हुई है 2023 में, ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये याद रखना कि कब हुई थी ऐसी घटना, तो 1871 में। और जो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, जो अभी वर्षा हो रही है, क्यों हो रही है, ये लौटते मानसून के कारण होती है, जिसको हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो तमिलनाडु में जो अभी वर्षा हो रही है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण हो रही है। ऐसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, तो वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। इसको लौटती हुई मानसून भी बोलते हैं। साथ साथ रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग का मतलब दोबारा ट्रीट करना किसी चीज को, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून के कारण इंग्लिश में बोलेंगे, ये घटना हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा परेशानी तो देखा ही गया है। आगे जो चीज़ समझने वाला है, ये न्यूज़ जब आया है तो एक जो मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून हम लोगों ने पढ़ा। ये जो मानसून टर्म है, ये बेटा अरबी टर्म है। ये कैसा टर्म है, अरबी भाषा से लिया गया है। और ये जो मानसून है मौसम शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बदलना। मौसम का क्या मतलब होता है, चेंज होना, बार बार बदलना, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि मानसून कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का मानसून होता है। एक दक्षिण पश्चिम मानसून, लिख लेना, दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। और ये वर्षा वहीं हो रही है। और क्यों हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु में हो रही है। और तमिलनाडु में बाढ़ आने का ये कारण है ना कि तमिलनाडु एक तटीय इलाका है, और मतलब एक पहाड़ी एक तरह से बोल सकते हो इलाका है, और मतलब वहाँ पे सॉइल ज़्यादा नहीं है। क्यों हाँ ऐसा सर। होता है? देखिए, हमने पढ़ाया है आप लोगों को, तमिलनाडु का जो तट है ना, वहाँ पे 3 अर्धचंद्राकार स्थितियाँ पाई जाती हैं। उन 3 अर्धचंद्राकार स्थितियों के कारण ही लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण सबसे ज़्यादा बारिश बारिश जो मिलती है वो तमिलनाडु राज्य को मिलती है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना है, मानसून अपने यहाँ 2 प्रकार के हैं, 2 तरीके से आता है। एक तो मतलब चढ़ता हुआ, एक उतरता हुआ। चढ़ता हुआ मानसून भी 2 है, एक है उत्तर पूर्वी मानसून, सॉरी, एक है दक्षिण पूर्वी मानसून, एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। लौटते हुए मानसून में देखेंगे तो उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून का ही एक उदाहरण है। लेकिन अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट के रूप में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा लगभग 80% बारिश होती है भारत में, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको हर हालत में ध्यान ही रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब ओके, अब continue। हाँ, अभी क्या बता रहे थे, ये रिट्रीटिंग मानसून है। 2 टाइप का मानसून होता है। जैसे सर बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा अगर पूरे भारत में वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, जिसके थ्रू हमें 80% बारिश मिल जाता है। बचा हुआ जो 20% होता है वो लौटते मानसून की वजह से मिलता है। जो जो तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है, जिसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, ये याद रखना। और तमिलनाडु जो है ना, एक मैदानी इलाका नहीं है, एक तटीय इलाका है, एक पहाड़ी टाइप का इलाका है, जिसकी वजह से सॉइल ज़्यादा नहीं होने की वजह से, इतनी ज़्यादा हैवी रेन होने के बावजूद पानी का जो एब्जॉर्प्शन है सॉइल के थ्रू, वो नहीं हो पा रहा उतनी तेजी से। पानी जब तक सॉइल अपने आप को एब्जॉर्ब करके जमीन के नीचे नहीं भेजेगा, कैसे भेजेगा, क्योंकि पथरीली भूमि है, पत्थर के थ्रू से पानी नीचे जाना टफ होता है। इसकी वजह से पानी नीचे नहीं जा रही है, और वो पानी का लेयर ऊपर ही रह जा रहा है। इसके वजह से इतना ज्यादा बाढ़ अचानक आ गया है। 20% किसके थ्रू मिलता है, उत्तर पूर्वी मानसून के थ्रू। और कहाँ कहाँ बारिश होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के थ्रू लद्दाख, तमिलनाडु,
के साथ साथ उसके जो कोरोमंडल तट है वहां पे बारिश होती है। यहाँ तक हो गया। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है ये जो है ना, ये जो मानसून होता है, मानसून क्यों चेंज होता है? मानसून जनरली चेंज होता है अपने हवा यानी कि वायु की वजह से। हवा का रास्ता बार बार चेंज होता रहता है इसके वजह से। और ये जो हवा होती है, वायु होता है, ये 3 टाइप का वायु होता है। एयर होता है, जैसे प्राइमरी वायु होता है, जैसे प्राथमिक वायु बोल सकते हो, सेकेंडरी वायु बोल सकते हो, और टर्शियरी यानी कि तृतीयक वायु भी बोल सकते हो। प्राइमरी वायु को बेटा हम लोग परमानेंट वाइंड भी बोलते हैं, परमानेंट विंड भी बोलते हैं, यानी कि अस्थायु पवने। उसके बाद सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक पवने, यानी कि सेकेंडरी विंड्स भी बोलते हैं। और तृतीयक में आ जाता है लोकल हवाएं, यानी कि अस्थानीय, एक तरह से बोल सकते हो क्षेत्रीय बोल सकते हो, जिसमें लू आ जाता है, जो कि उत्तर भारत में लू चलता है गर्मी के सीजन में, जनरली देखे होंगे, वो अस्थानीय होता है। उसके बाद प्राइमरी जो पौने हैं, प्राइमरी जो पौने हैं वो अपना रास्ता कभी नहीं बदलती हैं, वो एक ही दिशा में सदैव चलती रहती हैं, प्राथमिक पौने। बस सेकेंडरी पौने जो है वो अपना रास्ता बदलती रहती हैं, ठीक है। और इसी को मौसमी पौने कहते हैं, और मौसम का मतलब होता है बदलना। तो एक चीज याद रखना, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। और मानसून होता है सेकेंडरी विंड्स की वजह से, क्योंकि रास्ता चेंज होता रहता है, और मानसून का मतलब बता दिए। और टर्शियरी में आ जाता है, यानी तृतीयक पौने में लू वगैरह आ जाता है, और या स्थानीय पौने, पछुआ पौने, ये सभी आ जाती है। सेकेंड न्यूज है, और इस तरह का जो वहाँ पे बारिश आया है, इससे 5 जिले वहाँ के बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है थुड्डुकुटी जिले का है कायालपट्टिनम, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और उसके अलावा भी है तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली, तेनकाशी और कन्याकुमारी जिलों में सबसे ज़्यादा भारी बारिश हुई है। इसके कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। ये जो घटना हो रही है, क्यों हो रही है इस तरह का? ये जो वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके वजह से ये हो रहा है। और ये जलवायु परिवर्तन को मतलब इसको डील करने के लिए एक संगठन भी बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज वाला जो है, हमने इसके बारे में बताया था, UNFCCC। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो COP28 ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पे हर साल विभिन्न ग्लोबल मंच के लीडर आके, स्क्रीन बेटा वो कैसे शेयर कर दूं, मैंने कुछ दिया ही नहीं PDF, तो हाउ कैन आई शेयर स्क्रीन? ये मेरे खुद के न्यूज है जो मैंने पढ़े हैं, मैंने आपको शेयर कर दिया है, आप उसका रिकॉर्डिंग सुन लेना, इसका सॉल्यूशन अलग है, ठीक है। मैंने पढ़ा है, मैंने नोट डाउन नहीं किया, और मैं नोट डाउन करती हूँ छोटे से पेपर पे, वो आपको भेजूंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो UNFCCC ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल COP28 और COP27 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज करती है। और इनका मेन मोटो होता है जलवायु परिवर्तन में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी करना, उसमें सुधार करना। और ये जो जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये क्यों हो रहा है, इसकी में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? इसी के वजह से ना जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दिनों दिन आप पेड़ काट रहे हो और ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हो। जो मेन कॉज क्या है? ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जितने भी जो पश्चिमी देश हैं, उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को हम लोगों को मतलब एक तरह से लाइमलाइट में लाया था। तब से उन्होंने ही एक तरह से शुरुआत किया। जो फ्रांस हो, रशिया हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, ऐसी कंट्रीज ने ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उन्हीं की देन है, औद्योगिक क्रांति जिसे जो बोलते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने फॉलो किया ना। तो किसी ने भी किया हो ये काम, किसी की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, फंसना हम सबको है, ये हम सबको अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि पृथ्वी तो प्रभावित हो ही रही है, पृथ्वी तो सबके लिए एक ही है, अलग अलग तो पृथ्वी हम सबकी है नहीं।
और ग्रीन हाउस गैसेज और ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन इन सबसे फैक्ट्री से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ज्यादा हो रहा है। तो व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेज? राइट डाउन द नेम, नेम लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो एटॉमिक फॉर्मूला हो जाएगा CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सल्फर डाइऑक्साइड SF6, सॉरी SF6 इज अनदर वन, SF सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, SF6 दिया है, और NF3। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बाद है PFC यानी पर्फर फ्लोरोकार्बन, ऐसा है PFC, CFC भी है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। ये गैसेज हैं जो कि कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देती हैं, ये सभी गैसेज, ठीक है। यानी ग्रीन हाउस गैसेज में बढ़ोतरी के लिए ये गैसेज ही जिम्मेदार हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, SF6, NF3, chlorofluorocarbon, hydrofluorocarbon, and the PFC, it is C। इसी की वजह से ऑल राउंड जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसके में बढ़ोतरी हो रही है, और ये सभी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही हैं, ग्रीन हाउस में वृद्धि कर रही हैं। और इसकी वजह से क्या क्या देखने को मिल रहा है, रीजन क्या क्या या अफेक्ट क्या क्या क्रिएट कर रही हैं, क्या क्या इसके परिणाम सामने दिख रहे हैं। राइट डाउन द रिजल्ट, रिजल्ट क्या हो रहा है? चक्रवात हमें देखने को मिल रहा है बार बार। सेकेंड, पहला चक्रवात, सेकेंड सूखा यानी ड्राउट, थर्ड है बाढ़, बाढ़ देख रहे हो। फिर चौथा है हिम नदी का, हिम यानी हिमनद का यानी बर्फ का तेजी से पिघलना। उसके बाद है बर्फ जब पिघलेगा तो समुद्री लेयर में वृद्धि होगी, तो समुद्र स्तर का बढ़ना। उसके बाद छठा है मानवीय घटना प्रभावित होगी, यानी कि मानवीय घटना क्या प्रभावित होगी? हमारा जो ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन है या हम लोग का प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होगा, कहीं ना कहीं पेट्रोलियम ये सब का दाम बढ़ेगा, खदानों के दाम बढ़ेंगे, तो ये सभी चीजें होंगी। फिर से लिखना है तो रिकॉल कर देते हैं। अफेक्ट किसका रिजल्ट होगा? चक्रवात, सूखा, बाढ़, हिमनद का पिघलना, समुद्री स्तर का बढ़ना, और मानवीय घटना प्रभावित होगी। मानवीय घटना बहुत सारी हो सकती है। और थर्ड नेक्स्ट न्यूज है, जैसे जो भी समझो। और ये जो 1991 में एक आया था, एक एक्ट आया था, उसका नाम बता देते हैं हम, क्या है, 1 मिनट। प्लेसेज ऑफ वर्कशिप एक्ट, प्लेसेज ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991 का एक्ट है, और इस एक्ट में बताया गया है कि जो भी चीजें 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी मंदिर और मस्जिद थे, जहां भी था मंदिर या मस्जिद, उस चीज को हम दोबारा कुछ एक तरह से दोबारा उस चीजों को इधर उधर नहीं करेंगे, उसमें किसी तरह का हम विच्छेद नहीं करेंगे, उसको परेशान नहीं करेंगे, उसको ट्रीट नहीं करेंगे एक तरीके से। ये बोला गया हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991 में। और ये मुद्दा फिर से क्यों खुला है? क्योंकि ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है, जो कि हम लोग अभी सुन रहे हैं 2022 में, ये मस्जिद का जो फिर से ये जो केस है ओपन हुआ 2022 में ज्ञान व्यापी मस्जिद का, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ही है। और बोला जा रहा है, क्योंकि इधर बहुत सारे लोगों ने इस पे केस कर रखा है, ये केस चल रहा है, हम सबको पता है। और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये मस्जिद है, ये मंदिर है, इस तरह का। कोई बोल रहा है शिवलिंग है, कोई बोल रहा है फव्वारे हैं वहाँ पे। बट ये जो एक्ट आया है, इसी में आया है कि प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट को चुनौती फिर से दी गई है। और इसमें ये कहा गया है कि जो 15 अगस्त 1947 यानी जब हमें आज़ादी मिली, उस तरीके पे जो भी चीज़ें जैसे हैं वो अब आगे भी वैसे ही रहेंगी, उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। बट ये उसमें साफ-साफ लिखा है कि अगर कोई मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, उसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे। मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो ज्ञान वापी का मामला है, हुँ, ये 1991 का
एक विशेष अधिनियम था जिसमें ये बोला गया था 1947 के प्रावधानों के आधार पे ही एक ये मिनट, ये धार्मिक जो मामलों आर्ट की एंड छेड़छाड़ नहीं कल्चर, करेगा, आर्ट एंड ठीक है। कल्चर वाला जो पॉइंट आ जाएगा ना आप लोगों का, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक मिनट सर बता रहे, सुन लो। हाँ बोलिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये 1991 का जो अधिनियम था उसमें कहा गया था धार्मिक जो स्थान होंगे या जो धार्मिक मामले हैं वो संरक्षण से संबंधित है, धार्मिक मामलों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। फिर ये ज्ञान वापी में क्या हुआ? ज्ञान वापी से पहले एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये मंदिर टूट चुका था, काशी विश्वनाथ, जिसका पुनर्निर्माण करवाया गया था अहिल्याबाई होलकर के अहिल्याबाई द्वारा। होलकर के द्वारा करवाया गया था। और आप लोगों को इतिहास में बताए तो इनको एक रात को सपना आया था, अहिल्याबाई होलकर को भगवान शिव ने ही सपना दिखाया था। उसी सपने के आधार पर ही इन्होंने काशी विश्वनाथ का निर्माण करवा दिया था, ठीक है। और ये जो टूटा था मंदिर वो करीब 1600 में मेरे ख्याल से टूट चुका था। हाँ, 1600 में ही टूट चुका था। 1669 में ये मंदिर औरंगजेब का एक आदमी था सूबेदार अबुल हसन, उन्होंने उसको तोड़वा दिया था और उसको फिर से वहाँ पे मस्जिद का निर्माण हो गया था। बट 1767 में 1767 से 1795 में दोबारा इसका पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा काशी विश्वनाथ के रूप में करवाया गया। अच्छा, इस मंदिर के बारे में एक चीज और याद रखना, इसको जो तोड़ा गया था औरंगजेब के समय में, इसका वर्णन हुआ है जिस किताब में, उसका एक नाम किताब लिखा है बेटा, उस किताब में ये जो तोड़ा गया इसके बारे में पूरा डिस्कशन है। और इस किताब का नाम सर बता रहे हैं, किताब का नाम भी नोट करना और रिटन बाय हुम इसको भी जरूर याद करना। हाँ। ठीक है, तो यासिर ए आलमगीरी किताब का नाम है, यासिर ए आलमगीरी। और जो लेखक हैं इसके, उनका नाम है साकिब खां, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भैया, ओके। ठीक है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ बता। यासिर बुक का नाम। यासिर ए आलमगीरी, ठीक है ना। जी सर। चलिए आगे आपको। और अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, हाई एक कोर्ट मिनट कुछ बताना था, रुक जाओ। 1991 में जो ये आया था एक्ट, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस समय भी ये मामला चल रहा था, उखड़ चुका था ये मामला ज्ञान व्यापी वाला। बट उस समय एक और मामला लाइमलाइट में था, बाबरी मस्जिद वाला, जिसकी वजह से ये जो ज्ञान व्यापी जो मामला है उसको दबा दिया गया। और वो एक्ट के थ्रू वो जो बाबरी मस्जिद का जो मामला है उसको उसको फिर से डील किया गया। जैसा 1991 में बाबरी मस्जिद का मामला चलने की वजह से ही इसको दबाया गया था, उस समय इसको भी उठाया गया था, बट इसको फिर दबा दिया गया। और 1991 के बाद से फिर से ये ज्ञान व्यापी का मामला कब शुरू हुआ है, तो 2022 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले इसका मामला कब उजागर हुआ था, तो 1991 में, एट द टाइम ऑफ बाबरी मस्जिद का जो काम, वो जो चल रहा था, जो भी डिस्प्यूट चल रहा था उसी के समय। तो ये चीजें याद रखनी है। और ये जो ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें ये याद रखना है 5 याचिकाएं खारिज हुई, याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं किसकी? मुस्लिम पक्ष की, 19 दिसंबर को। अभी कल की ही खबर है, कल ही ये हुआ है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज किया है। अभी फिर से ज्ञानवापी परिसर के अंदर में जो मंदिर मरम्मत को चुनौती दी गई थी, उस हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश दिया कि इस मामले में 1991 में दायर सिविल मामले में से एक की सुनवाई 6 महीने में पूरी करने का आदेश दिया गया है वाराणसी न्यायालय को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। ये जो वहाँ पे बहुत सारे मामले दायर थे, जिसमें से 1991 में दायर जो सिविल मामला था उसके तहत बोला गया कि 6 महीने में इस कार्रवाई को डील किया जाए। और पूछ सकता है ज्ञानव्यापी मस्जिद कहाँ है, तो वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है। और ये जो बताना था मुझे बता दिया मैंने। इसमें एक्ट का नाम पूछेगा तो वर्कशिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट इसको बोलेंगे। और ये यहाँ पे
जो चीज़ें बतानी थी बता दिया। तो सबसे पहले ज्ञानवापी का मामला 1991 में डील हुआ था और काशी विश्वनाथ के बगल में ये मंदिर है। फिर से ये जो बाबरी मस्जिद के कारण इसको बंद करके फिर से 2022 में ज्ञानवापी का मामला फिर उछला है। क्यों ऐसा न्यूज़ दिया गया था? क्योंकि इससे रिलेटेड जो एक्ट है उसको फिर से ये बता दिया गया कि ठीक है, ये एक्ट में जब मुस्लिम पक्ष ने बोला है, केस इसी हिसाब से दायर किया मुस्लिम पक्ष ने कि कहा गया है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है कि कोई भी जो इस तरह के जो पूजा स्थल है उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी पूजा स्थल है, फिर इसमें क्यों किया जा रहा है? तो हमारी जो हिंदू जो बहुत सारे संगठन है उन्होंने बोला ठीक है, अगर कोई भी चीज पता है कि ये मंदिर है या मस्जिद है, डिटरमाइन हो आप कि निश्चित तौर पे ये मंदिर या मस्जिद है सॉरी, तो तब आप इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे, खनन नहीं करेंगे या वहां पे उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बट अगर संशय की स्थिति है, इफ यू आर नॉट सर्टिफाइड दैट व्हाट इज हियर, अगर आपको पता है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो अगर संशय है तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, फिर से इस मामले को ओपन कर सकते हैं, उसी के थ्रू जो है फिर से इस मामले को डील किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, उसी के तहत फिर से इस मामले को डील किया जाएगा। और ये जो 2022 में जब ये मामला आया था उस समय क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारे लिए इस तरह के पुरातत्व खनन और पुरातत्व मामले से जो संबंधित चीजों का जो डील करता है, उसने क्या किया, उसको आदेश दिया गया कि आप जाइए खुदाई वुदाई कीजिए। तो खुदाई करने के लिए ये सब जो पुरानी चीजें होती हैं उसको कार्बन डेटिंग पद्धति से हम लोग खोदते हैं और पता लगाते हैं। तो इस पद्धति का नाम याद रखना, कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसके थ्रू पता चला कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा पहले था। ठीक है, तो पद्धति का नाम पता कर लेना। एक लाइन दिया, मैं पढ़ देना चाहती हूँ। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त 1947 में वो अस्तित्व में आया था, यानी जब हम आजाद हुए थे तभी में आए धार्मिक स्थलों के कैरेक्टर में बदलाव को प्रतिबंधित करता है। ये सब शब्द से समझ जाना, बोलोगे तो फिर से रिपीट कर देंगे। उसके बाद फिर मैम से कर दीजिए। हाँ ठीक है। ये जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है जो कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था जब हमें आज़ादी मिली थी, और इसमें ये अस्तित्व में उस समय आया, इसमें कहा गया है कि जो भी धार्मिक स्थलों के कैरेक्टर में बदलाव को ये प्रतिबंधित करता है। कोई भी अगर धार्मिक स्थल है उसमें उसके वजूद में आप कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे, ये बताता है। समझ गए? कहाँ है? बट मैम, हाँ जी, बोलिए। हेलो जी मैं ये कह रहा था कि हाँ। जैसे ये 1947 में आया था अस्तित्व में, हम्म तो फिर इसको 1991 के साथ क्यों जोड़ा गया? एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो, जब हमको आज़ादी मिली तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी कि हिंदू मुस्लिम है, सब कुछ है, तो बोला या मुस्लिम है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, तो बहुत सारी जगहों पे हम सभी को पता है इतिहास में क्या क्या हुआ है। बहुत लोगों ने मस्जिद को तोड़वाया, मंदिर को तोड़वाया, जो भी तोड़वाया हो, जो भी बनाई हुई हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग का से मतलब है। लेकिन वो जो चीज़ें हुई थी सबको पता है। तो 1991 में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद का कांड हम सबको पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जेल भी गए और ये सभी चीजें हुई थी। उस समय ही ज्ञानवापी का मामला उछल गया था, आ गया था लाइमलाइट में। बट उसको क्या किया गया, पावर में रहे कुछ लोगों ने उसको दबा दिया। इसलिए दबा दिया गया 1991 में ही क्योंकि उस समय बाबरी मस्जिद का काम चल रहा था, उसका जो केस था एक तरह से पूरे देश में फैला हुआ था, इसलिए उसको दबा दिया गया। और फिर से ये कब उछला है, ये 2022 में। अब तुमने पूछा कि क्यों ये उस समय उछला था, क्योंकि उस समय बाबरी मस्जिद का कांड भी था और वो उछला हुआ था। बाबरी बोला जाता है कि वहां पे एक मंदिर थी, किसने कहा मस्जिद थी, तो उन्होंने अपने बात को साबित करने के लिए तरह तरह की दलीलें दी और बताया कि नहीं, यहाँ पे भी तो इसी तरीके का मंदिर था, इसी बात को साबित करने के लिए। नहीं मैम, मेरे कहने का अर्थ तो नहीं, मेरे पूछने का अर्थ है कि इसको 15 अगस्त 1947 में ये आया था अस्तित्व में सबसे पहले।
फिर इसको 1991 में ले आया गया, फिर अभी 2022 में आया। तो इसको हम लोग 1960 मतलब कि ये वर्कशिप प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट है, इसको हम लोग 1947 के नाम से क्यों नहीं जानते, जैसे 1991 के नाम से अभी जान रहे हैं। फिर इसको हम लोग आगे चल के 2022 के भी नाम से तो जान सकते हैं, लेकिन इसका तो अस्तित्व, ओरिजिनल अस्तित्व तो 1947 ही है। अच्छा, 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 हम समझ गए। तुम बोल रहे हो कि इसमें 15 अगस्त 1947 के बारे में क्यों नहीं बोला गया, ये क्यों बोला गया? इसलिए कि ये एक्ट ही आया है 1991 में, और उस 91 में क्योंकि बाबरी मस्जिद का काम ये सब चल रहा था, उस समय न्यूज़ उनमें था, उस समय ही 91 में आया था ये प्रोविज़न, यानी स्पेशल प्रोविज़न था, ये स्पेशल प्रोविज़न था। और इस ये उस बात पे अड़ गया कि वो जो आज़ादी मिली, उस समय से जो भी चीज़ें अभी भी बनी हुई अस्तित्व में, उन सबको हम चुनौती नहीं देंगे, उनके कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर अगर आज भी कोई अगर न्यूज़ आता है, बहुत सारा ऐसा न्यूज़ तुमने सुना होगा कि डॉरी सिस्टम से रिलेटेड, और इस तरह से कि जो भी लोगों ने दहेज लिया 1947 से लेके 48 तक को, उनको इस तरह से प्रोविजन में डाल के जेल में डाला जाएगा। तो क्या सबको जेल में डाला जाएगा? नहीं डाला जाएगा। वो आज का न्यूज है। अगर आप आज प्रोविजन ला रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि पहले वाले को आप जाके जेल में डाल देंगे। ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा होता कितना है हम सभी को पता है ना। डॉरी सिस्टम दिन रात आप चिल्लाते हैं, और धंधे आम पूरा चल रहा है, डॉरी सिस्टम चल रहा है कि नहीं हम सभी जान रहे हैं। और इससे भी रिलेटेड एक और न्यूज़ था, जो जो मनाही को एक तरह से प्रोविजन है, एक तरह से प्रोहिबिट करता है हम लोग को, फिर भी हम लोग वो काम कर रहे हैं। तो सबको ये चीज़ें पता है, बट वो हो रही है। हर बार आता है ये जो कन्या जो शादी का जो उम्र है, हर समय देखोगे चेंज होता रहेगा, और उसको पहले वाले सिचुएशन पे हम लागू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो पहले जो शादियां हो चुकी हैं उनको फिर से आप डाइवोर्स करा दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। उसको बस उन्होंने उस समय रेगुलेशन आया, और उस समय की भी बात की। आज जो न्यूज आ रहा है वो हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट बोले कि आज़ादी से अब तक, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो केस चल रहा था, बहुत सारे बांग्लादेशी और बहुत सारे जो असम के बॉर्डर पे बहुत सारे जो लोग रहते हैं जो बांग्लादेश के हैं, वो एक तरह से भारत में भी रहते हैं इलीगल तौर पे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो लोग 1947 से 47 के बाद से अगर रह रहे अपने यहाँ, तो वो सभी भारतीय हैं। अगर वो बांग्लादेशी भी है तो आप उनको भारतीय मान ले रहे हो, ये तो गलत है ना। गलत है, एक तरह से इलीगल है, तो इलीगल, हर चीज इलीगल है। बट हमारी गवर्नमेंट का क्या है, वो क्या करेगी। आप एक 1972 बोल देते, 1976 बोल देते, जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ। आप उस समय से उस समय की बात को बोलते ना, कि उसके बाद जो हमारे यहाँ रह रहे हैं वो हमारे इंडियन है। जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद जो लोग रह रहे हैं वो तो गलत रह रहे हैं। उसके पहले वाले को आप अपने यहाँ फिर बुला रहे हो। बांग्लादेश के फॉर्मेशन होने के बाद तो बांग्लादेश जब वजूद में है, तो वो इलीगल तौर पे इंडिया में भी रहने वाले तो बांग्लादेशी ही कहलाएंगे, कैसे कहला जाएंगे वो इंडियन। बट ये सब गवर्नमेंट का धंधा है, चोंचला है, उसमें हमें फंसना नहीं है। हमें मोटा मोटी जो चीज़ों को जानना है एग्जाम पर्पज से, वो जानना है। ठीक है। मैम हाँ। मैम गूगल पे दिया हुआ है कि ये जो एक्ट बना था, तो हम्म। इसमें अयोध्या का राम मंदिर को मतलब शुरू से ही एग्जेम्प्टेड करके रखा गया था। हाँ, मतलब हाँ, उसको उसमें कभी शामिल किया ही नहीं गया इस एक्ट में। हाँ, अयोध्या के राम मंदिर को तो मैंने बोला भी नहीं। बाबरी बाबरी मस्जिद, मैंने अयोध्या के बारे में जिक्र भी नहीं किया है। नहीं मैम, अभी मतलब मैं गूगल पे वो देख रही थी ना, तो उसमें ये चीज मतलब लिखा, एक वो इकलौता ही मंदिर है कि जिसको ना इस एक्ट में शामिल किया नहीं गया। हाँ, तो अब वहाँ का क्या, अब देखो, अभी भी ये बात भी अरे बोले ना, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो अपने हिसाब से काम करने के लिए जानी जाती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। बट हम वहाँ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से वो रूल बनाएगी, है ना। अगर उसको लगेगा कि ये मेरे लिए वोट बैंक का काम करेगा, तो वो उसके हिसाब से रूल बनाएगी, है ना। तो वो क्या करेगी, अगर उसको लग रहा है बेटा, हमें किसी भी चीज को लेके बायस नहीं होना है। ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल, ना इधर ना उधर, ठीक है, नॉर्मल। इसके बाद एक न्यूज है जो आपका फ्रेड
freight rates could surge 25 to 30% if trouble along Red Sea route. कहने का मतलब है, अगर लाल सागर में ट्रबल जो हो रहा है, क्या ट्रबल हो रहा है समझा रहे हैं, वो अगर इसी तरीके से लाल सागर में ये जो ट्रबल यानी परेशानी होता रहा, तो जो आपका सामान है जो आपके घरों तक पहुंच रहा है, चाहे पेट्रोलियम हो, पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा तो सब चीजों का दाम बढ़ेगा, हम सब जानते हैं। सही है कि नहीं? श्रेया, चंद्रमोहन, सपना, खुशबू, गुड़िया, सही है कि नहीं? यस यस मैम। दाम बढ़ेगा तो आप देखोगे कि हर चीज का दाम बढ़ना तय है। वो कहीं ना कहीं हमारी चीजों को, हमारे लाइफ को पूरी तरीके से एकदम डायरेक्टली प्रभावित कर देता है। तो लाल सागर से क्या हो रहा है ना, ट्रेड चलता है हम लोगों का। लाल सागर में क्या हो रहा है, जितने भी बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं उसमें जो ईरान ने क्या किया है, जितने भी व्यापारिक जहाजें आ रही हैं उस पर आक्रमण करा दिया है। पूरी तरीके से तो नहीं, बट हाँ बहुत लोगों ने ये कंफर्म किया कि ईरान का ही इसमें हाथ है और उन्होंने ही उस जहाज पे इस तरह का आक्रमण कराया है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो नुकसान तो हुआ है और तेल के दाम बढ़ने की संभावना है। अगर इस तरह से हुआ, तेल के दाम बढ़े, तो सारी चीजों का दाम जो है ना 25 से 30% तक बढ़ जाएगा। अब आया मामला कि ये आखिर ईरान ने ये हमला करवाया क्यों? ईरान ने हमला इसलिए करा दिया क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में अभी युद्ध हुआ है, और इजराइल और हमास के युद्ध में आप लोगों को पता है कि इजराइल ने सबसे ज्यादा गाजा पट्टी पे अटैक किया है, और इसी वजह से ईरान और जो है, जो कि ये जो रेड सी किधर है बेटा, यमन और जिबूती के बीच में पड़ता है लगभग, तो ये क्या है ना, ईरान ने उस पर आक्रमण कराया है, ठीक है, क्योंकि उसको उसको अपना गुस्सा उतारना है, तो उन्होंने अपना गुस्सा उतारने का ये काम किया। और ये जो जितना भी हमारा देश वर्ल्ड लेवल पे जितना भी ट्रेड चलता है उसका 80% जो है ना व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। 80% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, 20% ही होता है जनरल फॉर्म में। और जितना भी व्यापारिक जहाज है आता जाता है, इसको आक्रमण करवाया है ईरान ने, और इस तरीके से ट्रेड भी अफेक्ट होगा और पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि लाल सागर इतना जरूरी क्यों है? पंप पर पेट्रोल की कीमत से लेकर के नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सब कुछ जिबूती और यमन के बीच, जिबूती और यमन के बीच जो केवल 20 मील चौड़ी पानी की नहर है, जिसको हम लोग लाल सागर बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है ना ये ट्रेड हमारा चलता है। लाल सागर जिसको बोलते हैं, किसके बीच सिचुएटेड है? यमन और जिबूती के बीच में। जिबूती, इट इज जिबूती। 20 मील चौड़ा है, केवल 20 मील चौड़ा है, यानी कि लाल सागर। और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, सारे पेट्रोल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की उपलब्धता इसी 20 मील चौड़े रास्ते से होकर के व्यापार पे डिपेंड करती है। इनके बीच जैसा ट्रेड रहेगा वैसा दाम रहेगा। ये जहाज भी इसी जलमार्ग में है, जो भी जहाज है, जो भी व्यापारिक जहाजें हैं जिन पर हुती गोलीबारी करते रहते हैं, इस पूरे पैच को, ये जो पूरी चौड़ी पट्टी है 20 मील चौड़ी पट्टी, इसको बाब अल मंडेब कहा जाता है, जो दुनिया में अपने बहुत ज्यादा सघन, एक तरह से बहुत डेंस शिपिंग चैनल के लिए जाना जाता है, या उसका हिस्सा है। कौन? ये लाल सागर, बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब। और इस पे हुती लोग हमेशा गोलीबारी करते रहते हैं इसी जल मार्ग में, क्या है, और ये दुनिया का सबसे सघन, यानी एक तरह से बीजी बोल सकते हो, सबसे घना बोल सकते हो, शिपिंग चैनल है, शिपिंग का काम होता है। अब आप पूछोगे कि कैसे प्रभावित होगा, कैसे सभी देशों को प्रभावित करेगा? बहुत सारे देश हैं जिनकी तटीय भूमि है, जो समुद्री किनारा शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका समुद्री किनारा नहीं है, जैसे भूटान और नेपाल भी। अगर इंडिया ने रिफाइनरीज में, अपनी रिफाइनरीज में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में रिफाइन बनाया और पेट्रोलियम को रिफाइन किया और पेट्रोलियम बनाया, और पेट्रोलियम को वो सेल करेगा भूटान को, नेपाल को, तो इंटरनेशनली जैसे प्रभावित होगा भारत, तो भारत भी तो महंगा ही बेचेगा ना नेपाल और भूटान को। कैसा बेचेगा? सस्ता बेचेगा क्या? नहीं मैम। हाँ, उसको उसको अगर इंटरनेशनल तौर पे उसको अगर भारी पड़ जाएगा, हमको अगर महंगा होगा, तो हम बेचेंगे भी तो अपने पड़ोसी को महंगा ही। तो क्या हमारा समुद्री किनारा है, तटीय क्षेत्र है हमारा इंडिया का,
है ना। बट नेपाल और भूटान का नहीं है, तो वो भी प्रभावित होंगे। तो तटीय देश भी प्रभावित होंगे, और जिनका तटीय किनारा नहीं है इक्वली वो भी प्रभावित होंगे। किससे? पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से, या किसी भी समुद्री मार्ग में नुकसान होगा तो हमारा पूरा ग्लोबल लेवल प्रभावित होता है, एक पार्टिकुलर कंट्री नहीं। ठीक है। एक न्यूज है, और कल रात को, आधी रात को, मिडनाइट, अर्थक्वेक किल्स ओवर 100 इंजर्स, 700 इन चाइनाज रूरल गांगसू। चाइना का रूरल एरिया है गांगसू, वहां पे लगभग 100 जो है ना मर गए हैं। किल्स ओवर 100, 100 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, क्योंकि आधी रात को है ना वहाँ पे एक भूकंप आया है, और भूकंप की तीव्रता थी 6.2। और इसमें इन्होंने तो कुछ खास दिया नहीं है। और ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, और ताइवान प्रेसिडेंट ऑफर्स एड टू चाइना, ताइवान के प्रेसिडेंट ने चाइना को ऐड के लिए ऑफर किया है। तो ताइवान के प्रेसिडेंट का नाम जरूर लिखिएगा, नाम लिख लीजिए, ताइवान प्रेसिडेंट तसाई इंगवेन। तसाई इंगवेन प्रोनाउंस कर देते हैं, स्पेल कर देते, सॉरी, TSAI तसाई, TSAI तसाई, INGWEN, तसाई इंगवेन। उन्होंने उसको बोला है, अपना एक शोक प्रकट किया, और बोला चाइना को कि किसी तरह का हेल्प चाहिए तो मेरे से ले लो। और वो जो रूरल एरिया है गांगसू, ये नाम याद रखना, गांगसू। यहाँ पे हमें जानना जो है, जो मोटा मोटी चीज जाननी है, जो भूकंपों का अध्ययन, भूकंप के जो भी तरंगे हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी में हम बहुत सारी तरंगों का अध्ययन करते हैं जो हमारी पृथ्वी के अंदर आती रहती हैं। बहुत सारी तरंगे होती हैं, P वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, बहुत सारी तरंगे नाम की होती हैं, और उनको स्केल पे मेजर करते हैं। मेजर भी दो तरह का होता है स्केल, रिएक्टर स्केल होता है और एक मरकरी स्केल होता है। बट भूकंपों का जो मेजरमेंट करते हैं हम रिएक्टर स्केल पे करते हैं। और वो जो ग्राफ होता है उसको वो ग्राफ होता है जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिसके थ्रू पता चलता है। और बड़ी-बड़ी जो ज़्यादा तेज़ अगर झटके आते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा कि बहुत ज़्यादा, अगर आपको ऑलमोस्ट 9 और उससे ज़्यादा का अगर रेंज आता है रिएक्टर स्केल, उससे क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा तबाही होती है। कोई भी मैदान में खड़ा रहता है तो उससे धरती लहराते हुए जैसे दिखेगी, और बड़ी-बड़ी सुनामी भी इन्हीं वजह से आती है। जैसे जापान में आया था ना 2011 में, 9.1 रिएक्टर स्केल का भूकंप था वो, जिसकी वजह से सुनामी वगैरह आया था 2011 में, हम सभी जानते हैं। तो उसके वजह से सुनामी आता है, और बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, जिसकी वजह से पूरे जमीन का पार्ट एकदम पानी से भर जाता है। और ये जो कब आई थी, उसमें 2011 में आई थी सुनामी, जो कि 9 या 9 से अधिक रिएक्टर स्केल का जो मेजरमेंट होता है, तब ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। और इस तरह की स्थिति 2011 में जापान में आई थी। मैग्नीट्यूड क्या था? 9.1 रिएक्टर का मैग्नीट्यूड था। उसका नाम क्या था मैम? किसका? 2011 में जो आई थी, सुनामी बोले ना। सुनामी नाम। सुनामी बेटा एक तरह से समुद्री तरंग होती है। हाँ, और बता ये दीजिए। सुनामी जो है एक जापानी शब्द है, ठीक है। समुद्री तरंगों का उथल पुथल होना, एक मिनट, ये सर कुछ सुनामी बता रहे कहलाता है, हैं, आप बता दो। ठीक है। और ये एक जापानी शब्द है, ओके। नहीं सुन रहे बच्चे? यस सर, हाँ, सुन रहे हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है, सर कह रहे हैं। और कुछ बोला आपने? जो समुद्री जल के उथल पुथल को कहा इसका जाता अर्थ होता है उथल पुथल। है। हाँ, समुद्री लहरें जो है ना, समुद्री लहरों में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाती है, ठीक है।
उसके बाद जो दिया है इसमें इसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ दिया है। ये जो चीन का नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है गांगसू, और गांगसू के अलावा भी एक जिला और दिया है किंघाई, किंघाई, किंघाई प्रांत में भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 6 पॉइंट, आज पर मिला मैं क्लास है। एक का नाम है गांगशू और एक है किंघाई, और दो मेन इंपॉर्टेंट चीज ही हम बताएंगे। 6.2 रिएक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड था, वो याद रखना। नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ये भी याद रखना। कौन सा एरिया है? नॉर्थ वेस्ट प्रांत है चीन का। एक मिनट। इसके साथ साथ कश्मीर में भी भूकंप के झटके 24 घंटों में 11 झटके आ चुके हैं कश्मीर में भी, ये चीज याद रखना। एक मिनट वेट। और प्रधानमंत्री फेस के लिए जो अपोजिशन का प्रधानमंत्री फेस है उस पे बंगाल की जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने सहमति जता दी है। जो हमारा प्रधानमंत्री का फेस होगा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री का फेस घोषित किया है। और ये बात यहाँ तक आई है जो जान देना। और एक दलित का जो नेतृत्व करने का कोई चेहरा अभी नहीं दिखा है जो दलित का नेतृत्व करता है। काशीराम और मायावती के बाद में ऐसा कोई फेस नहीं है जो दलितों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसा न्यूज़ लिखा है, हमने बता दिया। नेक्स्ट है शीतकालीन सत्र में क्या हुआ है। दोनों संसदों में अब तक 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है, और इसमें सबसे ज्यादा जो कांग्रेस के हैं सदस्य, 57 सदस्य कांग्रेस के सदस्य हैं। इनको हंगामे की वजह से, लोकसभा में हंगामे की वजह से सस्पेंड किया जा चुका है। कितना 57 है ना मैम? जी 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 जी। और संसद में 13 दिसंबर को एक घुसपैठ हुई थी जिसके बारे में हम सभी ने न्यूज में देखा था। 13 दिसंबर को हुई घुसपैठ मामले पर गृह मंत्रालय की कमेटी जांच कर रही है। कमेटी ने तीसरे दिन क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और घटना वाले दिन ड्यूटी पर जो भी लोग तैनात थे उन लोगों से पूछताछ की है। और इसके बाद ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक न्यूज है जो छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम रह चुके हैं रमन सिंह, उनको वहां का स्पीकर घोषित किया गया है, नया स्पीकर बन गए हैं वो। और अभी तो मुझे इतना ही याद है। एक न्यूज था आप लोगों के लिए, रेल कौशल विकास योजना, एक है रेल कौशल विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2000 पहला कथन है, इसे 2021 में रेल मंत्रालय द्वारा पीएम कौशल विकास योजना के तहत विशेष रूप से 18 से 35 वर्ष की आयु के 10वीं पास युवाओं के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरी है, इस योजना के तहत कुशल और प्रमाणित युवाओं को रेलवे में रिक्तियों के लिए अधिमान्य उपचार दिया जाएगा। इसमें कौन सा कथन सही है, गलत है, दोनों बताना है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। एक मिनट। उसके बाद एक और होमवर्क है, आप लोगों को दो क्वेश्चन दे रहे हैं। एक पहला बता दिए, समाचारों में अभी एक नया पुरस्कार दिया गया है, देखा गया होगा, न्यू होम पुरस्कार। न्यू होम पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? ये मुझे होमवर्क वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना। ये फील्ड का नाम लिख लो, एडुकेशन यानी शिक्षा, दूसरा है स्पोर्ट्स यानी कि खेल, तीसरा है शासन लिख लेना, और चौथा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। ये 4 क्षेत्र थे, इसमें से आप लोगों को आंसर ग्रुप में भेजना है। अब आज का क्लास खत्म हो गया, जो भी रिवाइज करना होगा रिवाइज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों से मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर्स के साथ, और कुछ जो पिछले सप्ताह के न्यूज है उसके साथ में। और अभी फिर मैम से पढ़ो, अगर बचता है तो फिर हम ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।